अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है, जो सबसे बड़ा मुकदमा जिसकी वजह से आज हमें आए दिन खबरें मिल रही हैं, कभी कहीं से खबर मिलती है किसी खुदकुशी की, कभी कहीं से पता चलता है कि कोई बुजुर्ग अपना बिजली का बिल देखकर जान की बाजी हार बैठे, कुछ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हराम मौत को गले लगा रही है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल। पिछले महीने 23,000 रुपए का बिल आने पर एक नौजवान की खबर मिलती है जी कि उसने मोटरसाइकिल बेचकर अपना बिल अदा किया, जबकि अगले महीने जब उसको 26,000 रुपए का बिल हाथ में थमाया जाता है तो वो खुदकुशी कर लेता है। ये इतना खतरनाक ट्रेंड है जो आज पाकिस्तान में सर उठा रहा है। ऐसे बुरे हालात पाकिस्तान में कभी भी देखने को नहीं मिले। महंगाई तो हमेशा पिछले वक्त से बढ़ती ही है, ये पूरी दुनिया में होता आया है कि थोड़ा बहुत महंगाई में इजाफा हुआ ही करता है, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिला है महंगाई में, जो पिछले 16 साढ़े 16 माह में पाकिस्तानी अवाम के गले पर जो छुरी फेरी गई, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली देखने को मिली, जिस तरह से अपने सियासी मुखालिफिन से भरपूर किस्म के बदले लिए गए पीडीएम हुकूमत में, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अभी आज अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि साबिक मुशीर बराए वज़ीर आज़म शहजाद अकबर साहब के भाई भी बाजियाब हो गए और साबिक MNA जनाब अली नवाज ऐवान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके भाई को भी जो पिछली हुकूमत में बिला वजह बस गिरफ्तार कर लिया गया था, बल्कि लापता हो गए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गए हैं। सो ये जो 16 साढ़े 16 माह में जितना गदर मचाया गया था, फाइनली अब एक एक करके अल्लाह का शुक्र है कि लोग बाजियाब हो रहे हैं। बस ये दुआ है कि इमरान रियाज खान और साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सोशल मीडिया अज़हर मशवानी के भाई जाहिद मशवानी भी अल्लाह करे कि बाजियाब हो जाएं और ये एक फ्री सोसाइटी बन सके, और अल्लाह ना करे कि अब इलेक्शन के बाद कभी भी किसी हुकूमत की भी ये जुर्रत हो वो अपने शहरियों के साथ इस तरह का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में सलूक करे। जहां हम नारवा सलूक की बात करते हैं नाजरीन, तो उसमें महंगाई ने जो छुरी फेरी है पाकिस्तानी अवाम की गर्दन पर, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। आज हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको जरा दिखाएंगे कि पब्लिक फीडबैक क्या है, अवाम इस हवाले से क्या सोचती है, लेकिन इससे पहले जरा हम कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात कर लें, क्योंकि जहां हम अपने मुल्क में जो जो गलत होता है उसकी बड़ा पैशनेटली निशानदेही करते हैं, अपने इदारों को सवाल करते हैं, वहीं बहैसियत पाकिस्तानी हमने हमेशा एज अ स्टेट और एज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स एज वेल, हम सब ने बड़ी जांफशानी से अपने इस फ़र्ज़ की अदायगी की है कि अपने हमसाए में जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी बहन भाई जिस तकलीफ़ और अजियत का सामना कर रहे हैं, जो भारतीय फ़ौज के एग्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी हमेशा से आवाज़ उठाते आए। और पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत से कश्मीरी अवाम की मोहब्बत का ये आलम है कि जब वो दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले वसीयत करके जाते हैं कि अगर हम मर जाएं या मार दिए जाएं तो हमें पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफनाना। अब बात करते हैं जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है G20 समिट जो सितंबर 2023 में होना है, उसकी आमद है। उससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल और 5 अहम आलमी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात का नोटिस ले लिया है कि जो भारत और भारतीय रियासत के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है मकबूजा कश्मीर में, उसका क्या हल निकाला जाए और उसके हवाले से कोई अहम स्टेप्स ले भारतीय रियासत। ये ऐसे नहीं चलेगा जो कुछ हो रहा है। इस हवाले से जी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा, एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ने क्या कहा, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस ने क्या कहा जी, वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन और फ्रंट लाइन डिफेंडर्स कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट, इन सब की क्या आवाज़ है जो उन्होंने कश्मीरियों के लिए उठाई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, जो पाकिस्तान की भारतीय मीडिया पर भी नुमाइंदगी करते हैं और आलमी मीडिया पर भी पाकिस्तान इनकी वजह से जाना पहचाना जाता है, जनाब राजा फैसल साहब। राजा साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस अहम ब्रेकिंग डेवलपमेंट के हवाले से हमें आगाह कीजिए कि आप इस हवाले से क्या जानते हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है।
देखिए मलिहा, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये खत G20 को जाना, जिसमें कि अपनी तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों और साथ में उनके साथ 5 मजीद जो अहम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी उनकी आवाज़ के साथ मिल के अपनी भी आवाज़ बुलंद की। इस खत में जो अहम चीज़ें कही गई, उसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि भारत जो बर्बरियत कश्मीर में बर्पा कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, उसके ऊपर जवाबदेह है। और G20 एक इंतहाई दुनिया का अहम तरीन एक मंच है, जहां पे के आपको नजर आती हैं 20 बड़ी जो कुव्वतें हैं पूरी दुनिया की, इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो सारी की सारी आपको वहां पे इकट्ठी होती हुई नजर आती हैं। उस फोरम पे अगर इस तरह का एक खत जाता है और इस तरह की तशवीश उसमें जाहिर की जाती है, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। इस हवाले से मेरी एक जो इंडियन तज्जिया निगार है, उनसे फोन पे भी बात हुई, मेरी उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इतनी अहम नहीं, क्योंकि अब हम लोग। लेकिन मेरा उनसे ये कहना था कि आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं? उसकी वजह ये है कि G20 तो इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। सिर्फ एक मुल्क G20 में जो कि इसको सीरियस नहीं ले रहा, और शायद वो इस वजह से नहीं ले रहा कि शायद अमेरिका की आशीर्वाद उसको हासिल है, वो इंडिया है। बाकी सब के सब इसको बहुत ज्यादा तशवीश से देख रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर G20 का जो मीटिंग है सितंबर की, उसके हवाले से भी बात की जाए, तो इसमें कैटेगोरिकली कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसमें हाईलाइट किया कि हमें पता है कि आप इस तरह की जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इस तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपने जो गलत काम किया है, आपने जो यूनिलैटरली एक रिवोक कर दिया, वहां पे इकदाम किया है, वो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं होगा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है। सो इसलिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल से। अच्छा, ये आपने कहा कि भारत इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिख दिया तो क्या हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा और 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस पर बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया तो क्या हो गया। क्या इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह इनका चांद पर पहुंचना लिया जाए? देखिए, चांद पे पहुंचना शायद इतना ना लिया जाए, लेकिन ये है कि जो माइलेज वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एक बड़ी इकोनॉमी होने के तनाजुर में या एक बड़ी मार्केट होने के तनाजुर में इनको मिली, जिसमें कि हमें ये नजर आता है कि वो चाइना के खिलाफ भी खड़े हैं और ऑब्वियसली एक ऐसी ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं, वेस्टर्न ब्लॉक का, जिसमें कि वो चाइना को रेजिस्ट करना चाहते हैं इस सारे तनाजुर में। तो वो फिर वेस्टर्न कंट्रीज, खुसूसन अमेरिका की तरफ से भी उनके लिए फेवर्स नजर आती हैं, और हर तरफ से उनकी लॉबिंग जो है वो स्ट्रांग है। वो इसी तनाजुर में स्ट्रांग है क्योंकि अमेरिका की इस वक्त चाइना के खिलाफ ऑब्वियसली इकोनॉमिक वॉर चल रही है, जिसके तनाजुर में इंडिया जो है वो सारे फायदे उठा रहा है। अच्छा, ये बताइए राजा साहब कि चांद पे बड़ी डिस्कशन होती रही इस पूरे हफ्ते में। काफी कुछ लोगों ने बहुत खुशी से पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को कंग्रेचुलेट किया, जो कि बड़ा एक अच्छी, एक हेल्थी चीज है कि अगर आपके हमसाये ने कुछ अच्छा अचीव किया है, भले वो आपका अजली राइवल है, लेकिन फिर भी किसी की खुशी में खुश होना ही एक हेल्दी, ट्रूली हेल्दी स्पिरिट है। सो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपनी, हाँ, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं और जो हमारे इदारे हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी ज़रा थोड़ा सा अकाउंटेबल ठहराया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अभी तक चांद पे पहुंचे। तो आप चूंकि भारतीय मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, भारतीय सिस्टम को बड़ा क्लोजली आप ऑब्जर्व करते हैं, तो ये बताइए कि, और PTV वर्ल्ड पे भी आप अपना प्रोग्राम करते हैं, स्टेट मीडिया का के साथ आप मुंसलिक हैं, तो ये बताइए कि आपको क्या फ़र्क लगता है, पाकिस्तान को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि हम भी कोई तरक्की के रास्ते पे जा सकें? वरना आपको पता है सोशल मीडिया तो इस वक्त शिकायत का अंबार लगा हुआ है वहाँ पे। देखिए मलिहा, 2-3 चीजें जो कि इंतहाई अहम है, और वो ये पिछले 15 महीने के हवाले से ही हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जो 12 लाख नौजवान जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ गए पिछले 15 महीने में, जिनमें से कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4,70,000 वो हैं जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट, और ये सारे वो लोग हैं जो कि किसी भी सोसाइटी की एक निहायती
कह लें कि एसेट होती है, जिन्होंने के इस मुल्क को आगे लेके जाना होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने के इस तरह के काम करने होते हैं, चांद पे जाने वाले, और इस तरह के काम करने होते हैं कि आईटी में वो नई चीजें मुतारिफ करवाते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। मुल्क ऐसे आइडियाज के साथ आगे बढ़ता है, इकोनॉमीज भी इसी तरीके से ठीक होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हालात कुछ ऐसे बन गए, पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, पीडीएम की जानिब से ऐसे हालात इस मुल्क में बनाए गए कि खौफ की फजा कायम हुई, जिससे कि बहुत से जो नौजवान हैं वो मुल्क को छोड़ के चले गए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के स्पार्को वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस इस सारे रीजन में जिन्होंने के स्पेस में 60s में ही पाकिस्तान जो है वो स्पेस में चला गया था, और इंडिया तो बाद में जाके इंडिया ने पाकिस्तान के देखा देखी ये काम शुरू किया। आज के दौर में ऑफ कोर्स मैं भी उनमें से हूं जिसने के इंडिया को इस चीज की मुबारकबाद दी और इंडियन साइंटिस्ट को इस चीज की मुबारकबाद दी, क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड वर्क एंड आई थिंक साइंस हैज नो नेशनैलिटी, साइंस हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल सही। तो साइंस अगर प्रोग्रेस कर रही है तो उसको मानना अच्छी बात है, बिल्कुल मानना चाहिए। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद है गेस्ट का। लेकिन ज़रा इस सेगमेंट में आपको कुछ ऐसे मेहमानों की तरफ लेकर चलते हैं जिनके नाम पर हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा अवाम। सबसे स्पेशल गेस्ट पाकिस्तान की अवाम। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है मुकदमा अवाम का, तो आइए ज़रा आपको लिए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, जहाँ वो अपना मुकदमा खुद इख्तदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों के सामने रख रहे हैं। लेट्स वॉच। तो बाज़ार में भी हर एक बंदा परेशान है। हर एक दुकानदार से आप मिलें, वो कहेंगे भाई हमें तो ट्रांसपोर्टेशन के ये चार्जेस पड़ रहे, ये चार्जेस पड़ रहे, ये चार्जेस पड़ रहे। तो हर एक चीज़ पे आप जाएं तो 20 रुपये 30 रुपये किलो महंगी होती जा रही है। तो जिसका बस चलता है, जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते वो तो ख़रीद लेंगे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो गरीब तबका है वो कैसे अफोर्ड करेगा, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। एक बिजली का, एक पेट्रोल का, आगे से आ गई। आप कहते हैं बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन हर एक बच्चे का राइट है, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 8 से 28 तक कि बेसिक एजुकेशन आपने देनी है। तो बेसिक एजुकेशन जब उनको खुराक ही नहीं मिल रहा, जब उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जो सर्वाइवल ही नहीं कर सकते ज़िंदगी में, वो किस तरह आप बच्चों को एजुकेशन देंगे? वो किस तरह एक बच्चे को जो सरकारी अस्पताल में यानी एक बच्चा है सरकारी अस्पताल में तो जाता है तो पहले तो बेड नहीं मिलता अगर कि उसकी सिचुएशन हालात ख़राब हो, लेकिन अगर हालात ख़राब ना हो और वैसे भी ओपीडी में जाए, उनका इलाज ही सही नहीं हो तो उनको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो जब वो बेसिक फैसिलिटी से महरूम है तो वो आगे जाके डॉक्टर की फ़ीसें किस तरह भरेगा? आजकल तो डॉक्टर की फ़ीसें 1000 2000 तक फ़ीस आपको भी पता है इसी तरह हो रही है। देखिए कीमतों के बारे में तो आप पूछे ना, जहाँ तक महंगाई ने जिस हाथ में अवाम को रखा है, जहाँ पे आटा चीनी और यहाँ पे नए बहरान आ गए इस मुल्क में, जहाँ तक बिल आ गया, सब्ज़ी हो गई, तो गरीब आवाम को तो जीना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। जो हर बंदा परेशान, आटा जो आता था सरकारी वो भी ख़त्म हो गया, चीनी का आप देखे, सब्ज़ियाँ के देखे, मसाले, दालें, सब्ज़ी, हर चीज़ का दिन पर दिन इजाफा इस मुल्क में होता जा रहा है। अल्लाह ही जाने इस मुल्क का हाफिज़ है। बहुत महंगाई है, बिल देखें आप कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इतनी चीज़ें पसंद आई हैं, सब कुछ आया है, तो खुदारा प्लीज़ आप लोग कुछ ख्याल करें। महंगाई के बारे में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है, और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। और बिजली का बिल ही देख लें, और ट्रिपल ज़्यादा गुना ज़्यादा हो गया है। और इसलिए कि आए दिन मतलब ये गवर्नमेंट जो अभी आई है या पहले गवर्नमेंट है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। हुक्मरान जितने भी हैं, कोई गरीब आदमी के लिए कोई नहीं सोचता, और सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। बेशक वो निगरान हुकूमत है या पहले हुकूमत है या नवाशी हुकूमत है, पीपल पार्टी है या PTI है, सब ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमारी तो यही दरख्वास्त है हुक्मरानों से कि महंगाई बिल्कुल गरीब आदमी की पहुंच से कम की जाए, ताकि वो अपने अच्छे तरीके से गुजारा कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और अच्छी तालीम दिला सके। अपने बच्चे इनके बाहर चले जाते हैं, इनको क्या लगे महंगाई का? इनका राशन तो कोई और इनके घरों में बेचता है, और गरीब आदमी से जाकर देखें ना, अभी इनके सारे बिल मतलब जैसे हम बिल देते हैं इस तरह ये बिल दें, और फिर देखें, और हुक्मरानों की तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं
और उल्टा मसला भी सहूलियात भी ज़्यादा हैं। मसले का हल यही है कि हुक्मरान हमारे बराबर बैठें और जैसे हमें सहूलतें मिलती हैं इतनी इनको मिलने चाहिए और इनका हर चीज़ इनकी जो फ्री में मिलती है इनको बंद करनी चाहिए ताकि मुल्क को तरक्की देनी चाहिए। अब ये तो नहीं ना एक आदमी तनख्वाह भी ज़्यादा है और उसको हर चीज़ फ्री दी जाती है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, गैस फ्री है और ट्रांसपोर्ट फ्री है और नौकर उनके फ्री हैं। ये सारा बोझ हमारे सर पे पड़ा हुआ है। मैं तो फिर भी एक अच्छी जॉब करती हूँ तो आई थिंक सो मैं मैनेज कर पा रही हूँ, मगर मैं जब एक रोज़गार का जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो कमा रहे हैं मज़दूर जब मैं देखती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि शायद वो 3 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। कल यहाँ इस्लामाबाद में शायद 12 को, या मैं जो जगह कंफर्म नहीं है, खन्ना पुल पे एक बंदे ने खुदकुशी कर ली इस बात पे। तो इससे ज़्यादा एक जान जा रही है। अब इससे मज़ीद हमें कैसा और क्या सबूत चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। भाईजान महंगाई ने गरीब की जो है ना कमर तोड़ दी है, इतनी महंगाई है। पेट्रोल देखें अभी कहाँ पे है, आप बिजली के बिल देखें, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। मेरा खुद का जो है ना 2 पंखों का बिल जो आया हुआ है वो 30,000 आया हुआ है। आप बताएं अगर कोई बंदा महीने पे 30,000 तनख्वाह ले रहा है तो वो कहाँ से बिल अदा करेगा। उसके अलावा बाकी चीज़ों की आप प्राइस देखें, वो इतनी मकसद आसमान को छू रही हैं। कोई मकसद वो नहीं है कि कोई इसको चेक करे या इसको कंट्रोल करे। सारे जो है ना वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया भाई। पहले जो चीज़ें 1000 की मिलती थी अब ये 2500-3000 तक पहुंच चुकी है। मतलब जो है ना बस से बाहर है, आम बंदा यहाँ पे आता था, कोई चीज़ लेता था तो आसानी से उनको मिल जाती थी। लेकिन अभी जो है ना, अभी जो रेट चल रहे हैं वो लोगों के बस से बाहर है। जो भी आ रहा है कीमत उनको पता लग जाता है, वापस चला जाता है। हमारी तो ज़िंदगी, मैं कहती हूँ दोज़ख और जहन्नम जिस तरह होता है ना उस तरह बना दी गई है। और लोग बेचारे जो हैं अपनी बाइक्स बेच के, अपनी बालियाँ बेच के, अपनी ज्वेलरी बेच के वो बिल बिजली के अदा कर रहे हैं। मुझे बताएं इससे बढ़ के और क्या होगा, इससे बढ़ के और क्या होगा। कहाँ से बच्चों की फ़ीसें अदा करें, कहाँ से ये इतनी महंगाई है कि जो बजट हमारा होता है वो शॉर्ट हो जाता है। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ महंगाई समझ लें कि जिसका जो दिल चाहता है वही करता है। कोई किसी का रेट एक का है, दूसरे का रेट कुछ है। तो ये समझ लें कि यहाँ पर एक जंगल का कानून है। कोई समझ भी नहीं आ रही है कौन रेट बढ़ा रहा है। जिसके के पास जाएं वो कहता है जी हम तो बड़ी महंगी चीज़ें लेके आए हैं। तो ना लेने वाला और ना देने वाला दोनों कह रहे हैं जी हमें तो बड़ा सिस्टम ही ऐसा है हमारा। इस मसाइल का हल है कि एक इनकलाब एक आना चाहिए। वैसे इनकलाब के बगैर बात नहीं है। ये जो हमारे ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं ना, मज़े ले रहे हैं। ये हमारे जो बड़े बड़े हैं, चीफ जस्टिस हो गया, जितने जज हो गए हैं, ये सबको जो है ना फ्री में मिलती है बिजली, फ्री में पेट्रोल मिलता है, उनकी हर चीज़ फ्री है। ये जो अवाम है वो टैक्स भी पे कर रही है। इंडिया तो चांद पर पहुंच गया तो हमारे शुक्र है कि अभी चांद तक नहीं पहुंचा पाकिस्तान। वरना वो जो रॉकेट जाता ना हमारा से चांद पर, वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी हमारे बिलों में आता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़िलहाल हम चांद पर नहीं पहुँचे, वगैरह वो भी हमें अदा करना पड़ता। भी जोड़ से चीज़ जो है 1200 रुपये का मिलता था वो अभी हो गया 1800 रुपये का। ठीक है जी, महंगाई तो दुगना हो गए, महंगाई का तो पूछ ही ना। और दूसरा बात ये है ना, बिलों के वाले से बिल इतना ज़्यादा है, तोबा 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 तोबा, अल्लाह माफ़ करे। खाए पिए वो सरकारी आटा है वो भी उन्होंने 1400 रुपये का कर दिया। अभी ये इन लोगों का हालात है और हम किधर जाए बता दो। अभी सुबह से बाज़ार में फिर रहे, जूती ले रहे और जूती के पैसे ही नहीं है। पैसे 1200 रुपये, रेट 1800, 2000, 2100 बोल रहे हैं। इस महंगाई के ज़िम्मेदार जो है ना ये शहबाज शरीफ नहीं है, शनवारी पहनने वाला। ये इसको किसने बोला आप शनवारी पहनो, छोड़ देना था उसको। उसने अगर तबाह करना था कर लेना था 1.5 साल में। चंगा वाला काम चल रहा था, रेट रखे हुए थे, आ गया इतने बोले हम महंगाई ख़त्म करेंगे। और ये मौलाना जो है फसाद का जड़ नाल ये भी रला था। महंगाई पहले भी थी पर जो महंगाई है ना अभी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आवाम पहले पिस रहे थे, अब पिसने से हालात आगे चले गए हैं। बिजली के बिल आप देख ले, पेट्रोल की कीमत देख ले, 272 से 292। बर्दाश्त हो पाता है आम आदमी से इतना? सर बिजली का बिल जमा करवाने के मेरे पास तो पैसे नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि मैं तो नहीं करवा रहा जमा, क्योंकि ख़ास तौर पे एक सिचुएशन होती है महंगाई की कि आप मैनेज करते हैं अपने ख़र्चों से, अपनी सैलरी से, तो बिलों की तादाद में और जिस तरह से यूनिट का जो टैरिफ है उसमें इस तरह से इजाफा किया गया है कि
तो तकरीबन 90% लोगों के साथ मेरी बात हुई है, उनके पास पैसे ही नहीं है बिजली का बिल जमा करवाने के लिए। तो अभी बहुत सारे जो वापडा के ऑफिसेज़ हैं उनके बाहर एहतजाज हो रहा है, और लोग, मैंने ये नोट किया कि लोग चाहते हैं कि वो सर्वाइवल करें और वो जमा करवाएं, लेकिन लोगों के पास वाकई पैसे नहीं हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब आपके साथ वाला मुल्क जिसके नाम के ऊपर आपकी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती हों वो चांद के ऊपर पहुंच जाए, और आपके जो ताकतवर हैं उनका कैदी नंबर 804 के ऊपर सारा फोकस हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे कंट्री का सर्वाइव करना। तो ये बेसिकली चूँकि कोई पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की तवज्जो किसी और जानिब है, उस बेरक की तरफ है जिसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ताकत के ज़ोर से तवाज़ुन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो की जाए, बाकी मामलात से तवज्जो हटा के अगर उन मसाइल की तरफ तवज्जो की जाए तो बहुत ईजीली चीज़ें हल हो सकती हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, और ख़ास तौर पे वो तबका जो तनख्वाहदार है वो बिल्कुल पिस चुका है, ज़ीरो लाइन करीब है। और ये जो महंगाई है ये मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक वाज़े तौर पे रेफरेंडम है, और यही महंगाई इनकलाब का पेश खेमा बायस होगी। इस वक्त बिजली के बिल आवाम को मार रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और इतना इजाफ़ा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत में कि लोगों के रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के खुशी गमी में शरीक होने से इनकार करते हैं मुख्तलिफ बहाने बना के। और ये जो बिजली है, अब बिजली पे बिजली के एक तो आप बिल अदा कर रहे हैं, ऊपर से आप 13% टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर महंगाई को कम करना है तो ये जो बालादस्त तबकात हैं, ये जो बड़े बड़े हाउसेज़ हैं, बड़े बड़े जजेज़ हैं, बड़े बड़े जो अशराफिया के लोग बैठे हुए हैं, इनको आपने ख़त्म करना है। इनकी जो मराहत हैं, इनके जो पेट्रोलियम की इन्हें सहूलत है, इनके जो बड़े बड़े घरों में बिजली की सहूलत है, वो सब आपने ख़त्म करनी है। बसूरत दीगर फिर आप इनकलाब का रास्ता चुनेंगे। और एक और बात याद रखें, हुक्मरान शायद ये सोच रहे हैं कि शायद वो बज़ोर क़ुव्वत इसको दबा लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब कैसा नहीं होगा। अब आवाम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बाहर निकलेंगे और ये बड़े बड़े महल्लात को आग लगा देंगे। मौजूदा मसाइल का हल क्या है? मौजूदा जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कितनी अजियत का शिकार है, कितनी तकलीफ़ का शिकार है कि लोग बरमला अब कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं जिनसे हम बिल जमा करवा सकें। और जब बात खुदकुशियों पर आ जाए, जब वो मोमिन, वो मुसलमान जिनको किसी सूरत भी मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है, वो इस हद तक मायूस हो जाएं कि हराम मौत उनको वाहिद एक हल नज़र आए, तो ये फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों के कंधों पर आयद होती है। अब क्या कीजिए कि जिन्होंने इस नहज पर पहुंचाया वो तो अल्लाह के फजल से एक एक करके वापस अपने मुल्क बरतानिया तशरीफ़ लेते जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एज़ वी स्पीक इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। सो जो भी उनके अहम सियासी फ़ैसले, जो भी ज़िंदगी के फ़ैसले, वो सब बरतानिया में, इक़्तिदार से बाहर की तमाम तर ज़िंदगी बरतानिया में, लेकिन सिर्फ इक़्तिदार पाकिस्तान में। 16 माह पहले जो चीनी 90 रुपए फ़ी किलो मिल रही थी, आज वो 170 रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। जो बिजली का एक यूनिट सिर्फ 16 माह कबल 16 रुपए का मिल रहा था, वो आज 60 रुपए से तजावुज़ कर गया। और जो आपकी आटा, दालें, दीगर चीज़ें, अशियाए खुर्दोनोश, चावल, बिजली के निर्ख, हर चीज़, गैस के निर्खों को आप देख लीजिए, हर चीज़ में, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए। 16 माह कबल 149 रुपए फ़ी लीटर था पेट्रोल, और आज 291 रुपए फ़ी लीटर है, जो कि आने वाले दिनों में सितंबर में ये भी एक क़यास किया जा रहा है कि शायद 300 से भी ये तजावुज़ कर जाए। सो इस वक्त जो अवाम एहतजाज कर रही है, उसे सख्ती से निमटने की बजाय उसकी तकलीफ़ को समझे हुकूमत, और उनकी तकलीफ़ का कोई उसका सद्देबाब किया जाए, वरना तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। सो हमारा काम है कि हम अवाम की आवाज़ बने। ब्रेक के बाद नाजरीन, अज़हर सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, और राजा फैसल साहब पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइएगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आपने ब्रेक से पहले देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने अपना जो सबसे बड़ा मुकदमा है, जिस तरह से महंगाई के हाथों मजबूर होकर पाकिस्तान के क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या वो शहरी के जिन्होंने कभी अपनी उम्मीदों के चिराग अपनी आंखों में जलाए थे, जो अपने घर के कफील हैं,
आज वो बावजूद मुसलमान होने के कि जिसको हुक्म है कि आपने किसी सूरत भी घबराना नहीं, आपने किसी सूरत भी किसी हराम रास्ते की तरफ नहीं जाना, हराम मौत को गले लगाना तो बहुत दूर की बात है, आज वो लोग भी खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। सो हमने सोचा कि आपको ज़रा अवाम की राय भी आप तक पहुंचाई जाए कि किस तरह से अवाम पिस रही है आज महंगाई के हाथों। अगरचे आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने उम्मीद तो दिलाई है, उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह कल सूबाई सतह पर भी एक बाकायदा मीटिंग होगी जिसमें सूबाई हुकूमतों से भी ज़रा फीडबैक लिया जाएगा और उनको सख्ती से ताकीद की जाएगी कि इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए। लेकिन ये किस हद तक कामयाब हो सकेंगे ये बहरहाल अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 16.5 माह में जो तबाही मची है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जी अज़हर सिद्दीक़ साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, और राजा फैसल, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, महंगाई पर भी ज़रा आखिर में बात करेंगे। पहले आपसे पूछते हैं, आपके माहिर कानून होने का फ़ायदा उठाते हुए, कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म की सज़ा मौतली के हवाले से इंतहाई अहम समाअत मुतवक्के है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या ये केस मंतकी अंजाम तक जाता नज़र आ रहा है या आपको लगता है कि मज़ीद इसको डिले किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया मलिया। इट इज वेल रिटन ऑन द वॉल, ये नविश्ता दीवार है कि इमरान खान साहब की कल सजा मुअत्तली यकीनी है। अच्छा। और अगला जो प्रोसेस है वो रिहाई के हवाले से कि क्या ये मौजूदा हुकूमत जो है, हालांकि निगरान हुकूमत है, क्या इमरान खान साहब को बाहर आने देती है? और मेरे तक इतला यही है कि नहीं। मैं उसमें बाद में बात करूंगा, पहले मैं देखें मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। मैं आज भी समझता हूं कि इमरान खान साहब को जिस केस में सजा दी गई है अदालती कत्ल है, इट्स अ जुडिशियल मर्डर। क्यों? वजह क्या है कि एक इख्तियार ही नहीं। सबसे पहले तो समझिएगा कि इसमें इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पर आया है, मुतासरा पार्टी के तौर पर आया है, और जिस तरह उसने वकीलों को यानी वकीलों को जिस तरह अरेंज किया, चाहे वो हमायूं दिलावर के पास, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं तो इस केस से अटैच हूँ पिछले को 1.5 साल से, और मैं इसको देख रहा हूँ सारे 1.5 साल कह ले को तकरीबन 14-15 महीने लग कह लें आप कि इस केस में हुआ क्या था। पहले तो बात है कि ये बुनियादी तौर पर ये कोई करप्ट प्रैक्टिस का केस नहीं है कि नवाज शरीफ ने लूट मार की अपना। अच्छा, ये अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपसे मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, ये भी क्लब कर देती हूँ सवाल कि कई लोग ये नैरेटिव, ये भी कई लोगों का मौक़िफ़ है, नैरेटिव है, बयानिया है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ आज से 5 साल कबल ज्यादती हुई, वैसे ही अगर आज इमरान खान के साथ हो रही है तो इसमें क्या घबराने की बात है? उस वक्त तो लोग खुश हो रहे थे जब उनके साथ हो रही थी, तो मियां साहब के साथ क्या ज्यादती हुई, जरा इस पे भी कानूनी तौर पर रोशनी डालिएगा। अच्छा मलिया, देखें मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आज तक वो खानदान मनी ट्रेल नहीं दे सका कि एवन फील्ड के जदादें कैसे खरीदी हैं। आज तक वो 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान के अगेंस्ट बना रहे हैं, वो अली रियाज शेख को 12 अरब की महंगी जायदाद क्यों बेची वो नहीं बता सके आज तक। और वो ये करप्शन, इमरान खान साहब की तो हर चीज डिक्लेयर है। ये है क्या केस? ये केस बुनियादी तौर पर है कि सालाना गोशवारे जमा कराने हैं, और उसमें जो खाना से चीजें खरीदी थी और बेची थी वो भी वो सारी डिक्लेयर की हैं। आपने उस पे एक्शन अगर लेना था इलेक्शन कमीशन ने, तो ये फौजदारी जुर्म नहीं है, एक तरह की पेनल्टी है। 120 दिन में करना था, 120 दिन में ना 2020 अप्रैल में हो सका, ना 2020 अप्रैल 2021 में, ना अप्रैल 2022, तीनों सालों में मुख्तलिफ सालों का आपने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। यानी ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार में खत्म हो गया। और ये वाला मामला है जो चैलेंज किया गया, इस तरह ही इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर्स पर मुश्तमिल है, ये भी दायरा इख्तियार वाला मामला है। और ये वाला मामला सारा हाई कोर्ट के सामने रखा हुआ चैलेंज करने का, हाई कोर्ट खुद डिसाइड करने की बजाय वो नीचे भेज देती उसी बंदे को जिसको पता ही कोई नहीं है, जिसको कानून ही नहीं आता है। और ये 3 दफा मामला हुआ इन बिटवीन, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये मामला हाई कोर्ट में देखे, वो देखें और वो नीचे भेज देते हैं, सेशन के पास भिजवा रही है। ये बदनीति का एलिमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो है ना इलेक्शन कमीशन जानबूझ के इस मामले को जिस तरह लेकर चल रहा है ना, यानी ये क्या है इसमें। पहले जब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया,
उस वक्त लिमिटेशन का कानून का इतलाक हो चुका हुआ था। इन्होंने बदरीती से क्या किया कि स्पीकर के पास एक रेफरेंस जाली सा फाइल कर दिया, इख्तियार ही नहीं, उसने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उसमें इमरान खान साहब को पहले नाअहल कर दिया। मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब को पहले नाअहल किया, वो चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज वो पेंडिंग पड़ा हुआ है दायरा इख्तियार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस आमिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी तो मेंटेनेबिलिटी की बात है ना। देखिए ना मलिया, एक बात जो समझ नहीं है कि ये मामला दायरा इख्तियार का लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने पड़ा हुआ है। इनको जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा कि ये केस हमें वापस दे दे, ये वो दरखास्त ही मंजूर करके केस वापस नहीं दे रहे। लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन हम जीत गए हुए हैं ना केस एक तरह से, लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये इसीलिए तो 22 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ऊपर। इमरान खान साहब की अब 26-27 दिन की जितनी गिरफ्तारी है ये सब गैर कानूनी है। कौन हिसाब देगा? मैं तो कहूंगा जब ये फैसला सेट असाइड होना है, इस जैसे जजों को, हुमायूं दिलावर जैसे जजों को बाकायदा सजा के तौर पर इनको मुलाजमत से जहाँ बरी किया जाए, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाए। ये बड़ी ज्यादती है कि कितने बड़े लीडर, और उसका नुकसान क्या हुआ कि आपके जो उनके खिलाफ जो दूसरी बातें जो बेले में वगैरह पेंडिंग पड़ी हुई थी, मुख्तलिफ जमानत कबल गिरफ्तारी, वो सारी कैंसिल हो गई, वो कैंसिल हो गई। बिल्कुल कल क्या अच्छा, मैं कल उनमें ना गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ, आपसे ये भी पूछूंगी कि इसके टाइम बार्ड होने का कितना इम्पैक्ट होगा, इस केस के टाइम बार्ड होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़र में इस पॉइंट की कितनी अहमियत होगी, क्योंकि अगर इफ़ आई रिकलेक्ट करेक्टली तो हुदैबिया पेपर मिल्स केस में जो रिलीफ मिला था शरीफ ख़ानदान को, जिसमें इसहाक डार साहब जो अभी हमारे वज़ीर ख़जाना रह कर गए हैं और जो तबाहियाँ मचा कर गए हैं, इन्होंने बाकायदा बयान हल्फी पर जो है हलफ दिया था कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ शरीफ खानदान के लिए, लेकिन वो इतना डेडली केस उसको महज इन ग्राउंड्स पे बंद कर दिया था मोहतरम अबाउट टू बी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फाइज साहब ने कि ये टाइम बार्ड है। लेकिन ज़रा राजा फैसल साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं सारी, ऑब्वियसली आप अपना पॉलिटिकल हैट जब पहनते हैं तो आप इस सारे मामले को एज पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हैं। किस तरह आप इस मामले को देख रहे हैं? अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस पर मेरा ख्याल है डिपेंड कर रहा है उनसे भी पिछले वजीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब का फैसला कि उन्होंने वापस आना है या बरतानिया ही बैठना है, तो अगर मियाँ साहब आ जाते हैं तो आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स कैसे चेंज होती नज़र आ रही हैं? और क्या खान साहब की रिहाई से जुड़ा हुआ आपको भी लग रहा है मियाँ साहब की वापसी का मामला? देखिए मलिहा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर साहब को जब भी सुना बहुत अच्छा लगा, आज भी सुन के बहुत अच्छा लगा। निहायत ही उम्दा गुफ्तगू, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, जी अब ठीक है आपकी आवाज़। जी अजहर साहब निहायत ही उम्दा गुफ्तगू करने के लिए माहिर हैं, ऑब्वियसली माहिर कानून है, हमेशा अच्छा लगता है अजहर साहब को सुन के। अब इस तरफ आते हैं कि आगे पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जाती हुई नजर आती है। मेरे ख्याल में जितना इमरान खान साहब पे दबाव पीडीएम की तरफ से डाला गया पिछले दौर में, आई थिंक इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एनआरओ की डिमांड थी कि एनआरओ किसी तरीके से दे दें, लेकिन वो हमें नजर नहीं आया। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अनडिटर्ड थे। इमरान खान साहब को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनके साथ अवाम की सपोर्ट है। बिल्कुल। राजा साहब, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर आप अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर सकें। मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ, तो आप तब तक अपनी ऑडियो ज़रा थोड़ी सी अगर फिक्स कर सकें। अजहर साहब, मैं वो सवाल आपकी तरफ लेकर आती हूँ जी, टाइम बार्ड होने का इशू और ये भी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास जो लतीफ़ कोसर साहब आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनके पास तो इख्तियार नहीं था कि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ करते आगे ये सारा मामला, तो इसको आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़र से किस तरह देख रहे हैं कि वो इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो सारे का सारा ट्रायल उड़ा देगी। यानी बुनियादी तौर पर जब दायरा इख्तियार ही नहीं है, 120 दिन के अंदर आप इस्तगासा दायर कर ही नहीं सकते हैं, और अगर मुतलका आदमी ने अपना कंप्लेंट ही फाइल नहीं की है तो इसमें से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सारा कुछ ऊपर जितना सुपरस्ट्रक्चर बनाया है वो सारे का सारा, और इसका यही होगा। इसका कितना लाइक्लीहुड है? दे रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल सही, आप से भी कह रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा। अच्छा नहीं, लेकिन अगर जो कुछ सुपर
इसको आप कह रहे हैं कि तजुर्बे की बुनियाद पे और आपकी प्रेडिक्शन है कि उड़ जाएगा। लेकिन अगर अजहर सिद्दीक साहब, अगर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरह पहले भी 12 ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया और उन्हीं पर्टिकुलर जज साहब के पास भेजा, बेशक वो तो अपने ओहदे से हट गए हैं, लेकिन अगर ट्रायल के लिए किसी नए जज के पास भेज दिया जाता है सेशन अदालत में ही, इसका आपको कितना लाइक्लीहुड लग रहा है ये हो सकता है? देखिए, पहली तो बात है कि हम जुरिसडिक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक बैठ के सेटल करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट और ये जुरिसडिक्शन में हम जीत जाएंगे। हम बड़े क्लियर हैं इस हवाले से, यानी इसमें तो ट्रायल चल ही नहीं सकता। और अगर नए जज के पास भेजा भी जाता है तो तब भी वहां कुछ नहीं है, जो कि केस तो है नहीं। आपके जो ये बताए ना, शहादतें पेश करने नहीं देंगे, शहादतें नंबर 1 शहादतें पेश नहीं करने देगी, नंबर 2 जो बात बड़ी अहम है, मुझे उतरा नहीं आता तो पहले जी अजहर सिद्दीक साहब मैं सुन पा रही हूं, पेश नहीं करनी दी नंबर 1, नंबर 2 जुरिसडिक्शन डिसाइड नहीं की, और जिस तेजी से फैसला किया वो तो रहना ही नहीं है। ये फैसला तो जेहन में रख लें आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जिस तरह आपने भी अभी फरमाया और मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि चूंकि इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से जो बाकी उन पे बहुत सी केसेस हैं, उनमें उनकी अरेस्ट के कितने चांसेस हैं, क्योंकि बेल्स तो कैंसिल हो गई हैं बहुत सारी। अजहर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा ऑल राइट, कनेक्टिविटी के जी। राजा फैसल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? ऑल राइट, आई कैन ऑल्सो हेयर यू लाउड एंड क्लियर नाउ। तो राजा फैसल साहब, आप एक तो वो भी प्लीज गो अहेड विद योर प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, और साथ में ये भी क्वेश्चन में क्लब कर देती हूँ कि मियां साहब के वापस आने से आपको लगता है कि एक जो इस वक्त ऑब्वियसली नून लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ही बिल्कुल ही ज़मीन बोस हो गई है पिछले 16 माह में जो कुछ हुआ, तो आपको लगता है कि वो रिवाइव कर पाएंगे आके, और क्या नैरेटिव होगा नून लीग के पास इस बार? देखिए मलिहा, मुझसे जब भी ये पूछा गया कि क्या मियां साहब वापस आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब अब वापस आएंगे, क्योंकि वो जो एनर्जीज वाली उनकी जितनी भी उम्र थी वो तो शायद गुजर चुकी है, और अब मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी सूरत में वो पाकिस्तान में आना चाहेंगे रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए शायद वो अपने आप को, अपना वो जो सारा लेगेसी है वो पहले से ही वो हैंड ओवर कर चुके हैं अपनी साहबजादी को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद से दोबारा से इस चीज़ को रिवाइव करना चाहेंगे, एंड आई थिंक वो खुद भी मुतमईन है, जो भी कारकर्दगी उनकी साहबजादी की तरफ से रही वो उससे मुतमईन है। लेकिन ये जो बार बार ये जो कहा जाता है कि शायद वो आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ खून गरमाने के लिए और जो जाले हैं उनके जोश को तरोताज़ा करने के लिए ये बार बार कहा जाता है। अदरवाइज आई थिंक मियां साहब की जो इनिंग्स है, पॉलिटिकल इनिंग्स, वो अब ख़त्म हो चुकी है, और उनको PMLN के जो चाहने वाले हैं वो एक लेजेंड के तौर पे हमेशा याद रखेंगे। बाकी ये है कि उनकी जो आने वाली नस्ल है, अब वो ऑलरेडी से अपनी लेगेसी अपनी नस्ल को दे चुके हैं। अच्छा, नहीं आपको लगता है कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे? बड़े मियां साहब, ख्याल कि अब बड़े मियां साहब वापस नहीं आएंगे, नहीं आना चाहते, और उसकी वजह ये है कि उनको अभी भी ऑन ग्राउंड सिचुएशंस ऑब्वियसली ऐसी लगती हैं जो कि साजगार नहीं है। सही। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम और बड़ा पर्टिनेंट सवाल फिर ये रेज होता है राजा साहब कि पॉलिटिकली अगर हम इसको एनालाइज करें तो पाकिस्तान की सियासत आपको पता है कि ठीक है, आज अगर कोई बाहर है तो कल वो इख्तदार में आ सकता है, पलड़े बदलते ही रहते हैं, कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का भारी। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा पीछे देखा जाए रिसेंट हिस्ट्री में, तो मरियम नवाज साहिबा की ख़ास शोहरत है कि अगर इफ़ थिंग्स आर गोइंग हर वे, अगर उनको कोई मसला नहीं है, डिफरेंट डेवलपमेंट से चीज़ें स्मूथली उनके हिसाब से चल रही हैं, फिर वो खामोश भी रहेंगी, खुश भी रहेंगी, उनको निज़ाम से कोई शिकायत नहीं, इदारों से भी कोई मसला नहीं। लेकिन जिस वक्त उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ें जाएंगी तो फौरी तौर पर इदारों से मसला हो जाता है। जिस तरह अभी PTI के हवाले से भी ये बात की जाती है कि जब तक PTI इक़्तिदार में थी तो उनके मुखालिफिन बल्कि सेम पेज कहते थे, और इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने जनरल बाजवा से ज़्यादा बेहतर आर्मी चीफ नहीं देखा। लेकिन उसके बाद फिर उन्हीं जनरल बाजवा
पे बड़े तनकीद के निश्तर भी इमरान खान साहब ने बरसाए कि आपकी वजह से रजीम चेंज हुई है, आप साथ ना देते तो ये नहीं होना था। तो अभी आपको क्या लगता है कि पीटीआई से तो फ़िलहाल मुख्तदिर हलकों की भी हमें नाराज़गी नज़र आती है, लेकिन क्या मरियम नवाज़ को कबूल करेंगे मुख्तदिर हलके कि जिन्होंने जो डॉन लीग्स के पीछे भी रहीं, अभी भी चीफ जस्टिस साहब हों या किसी के भी उनको ज़रा बात नागवार गुजर जाए कि उनको पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उनकी सोशल मीडिया टीम भरपूर तरीके से एक्टिव हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को मात दे जाएंगी? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी नज़र रखता हूँ और इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी। मेरा जो महदूद सा तजर्बा है उसमें मुझे एक ही चीज़ समझ आई है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, वो ये है कि दो किस्म की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और एक ऑब्वियसली डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट है। दोनों में से एटलीस्ट हर एक पार्टी को एक के साथ बना के रखनी पड़ती है, तब तक वो अगर इक़्तिदार में हो तो सत्ते खैरें हैं, अगर इक़्तिदार में ना हो तो फिर भी सत्ते खैरें हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई उनको परेशान नहीं कर सकता। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मुझे नज़र आती है, वो ये है कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल के अरसा में जो ऑब्वियसली उनसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तो नाराज थी ही, क्योंकि उनका जो स्टैंड था वो एक बड़ा एग्रेसिव स्टैंड था, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वक्त के साथ साथ उन्होंने जो डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी बिगाड़ ली। ये बिगाड़ जब दोनों तरफ से आ गया तो देन ऑब्वियसली उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हो गई। अदरवाइज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं आपको ये हल्फिया कहता हूँ कि अगर उनकी ना बिगड़ती एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, दोनों एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस इमरान खान की पार्टी को कोई 15 से 20 साल हिला भी सकता था पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। लेकिन राजा साहब, आखिरी सवाल जाते जाते, चलें अपनी इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं भी हो सकती थी लड़ाई या हो भी गई, चलो उसको तो बंदा आपस में फिक्स कर ही सकता है क्योंकि सारे पाकिस्तान के अपने स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जो बात की जाती है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को तो उनके एब्सोल्युटली नॉट से सबसे ज़्यादा मसला हुआ ना, कि जब बेसिस की बात हुई, जब वो उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम रहे जो अनफ्लिंचिंग रहा इतने सालों से कि हमें किसी पराई जंग में नहीं पड़ना। ये रशिया यूक्रेन वाला जो इशू है, इसमें आपको लगता है कि उनका जो नैरेटिव था उससे अपसेट हो गई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट? देखिए मलिहा, जियो पोलिटिकली स्पीकिंग इमरान खान जो हैं उनको, उनकी जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसको जिस तनाजुर में मैं देखता हूँ वो मल्टी पोलर है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबको एक्सेप्ट करे, वो इंडिया के बनाए हुए प्रेसिडेंट्स यानी कि सबके साथ बना के रखो, सबको इंगेज करो। चाइना के साथ लड़ाई भी हो रही है लेकिन साथ साथ ट्रेड भी चल रही है उनकी। तो मेरे ख्याल में वो इस तनाजुर से सारी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते या किसी के साथ बिल्कुल इस तनाजुर से नहीं बैठना चाहते कि लगे कि वो बाकी के खिलाफ हैं और इनके बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह आपसे अगले जुमे के रोज़ रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा